हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि बोलस का फॉर्मेशन होने पर बोलस को फेरिंग्स और ओइसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाना होता है। बात तो ओइसोफेगस तक की हुई थी कि ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस के थ्रू भोजन जो है वो स्टमक तक पहुंचता है। अब स्टमक में भोजन का डाइजेशन होता है और भोजन के किस पदार्थ का डाइजेशन वहां पर होता है, कौन कौन से एंजाइम वहां निकलते हैं, कौन सा जूस सेक्रेट होता है, इसकी बात की जाए। जो स्टमक है वह एक जे शेप पैक है। ठीक, अब इस जे शेप बैग या स्टमक के वॉल्स पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उस ग्लैंड का नाम ही होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसकी वॉल्स पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का वर्क क्या है? ये गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस प्रतिदिन 2 से 3 लीटर। प्रश्न सिंपल सा सकता है कि गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन कहां होता है, तो आपको समझ में है कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो संख्या होती है ना, जो नंबर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, वो 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़। ठीक, 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वॉल पर प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है। गैस्ट्रिक जूस जो प्रतिदिन सेक्रेट होता है हमारी बॉडी से, वह कितना है? 2 से 3 लीटर पर डे। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और किस किस पदार्थ का पाचन होता है, इसकी बातें की जाए। इतनी बातें आपको समझ में? समझिए, गैस्ट्रिक जूस में मेन रूप से HCl प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। ये सब एंजाइम है ना, पेप्सिन प्लस लाइपेज प्रेजेंट होता है। एक प्रेजेंट होता है आपका रेनिन। ठीक, देखिए मैंने ये चीजें लिखा गैस्ट्रिक जूस के अंदर कि गैस्ट्रिक जूस का जो कंपोजिशन है वो HCl उसमें प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्लस साथ में रेनिन प्रेजेंट होता है। HCl का वर्क क्या है? यह कैटाबोलिज्म प्रोसेस के थ्रू फूड को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में डिसोशिएट करता है। क्लियर? मतलब डिसोसिएशन ऑफ और टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू स्मॉलेस्ट फूड मटेरियल्स। HCl का वर्क है कैटाबोलिज्म प्रोसेस के थ्रू यह फूड की बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। सेकेंड बात कीजिए एमाइलेज की। तो प्रश्न बन सकता है कि हमारे स्टमक में फैट का पाचन कौन करता है? फैट का पाचन एमाइलेज करता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर फैट एमाइलेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक, इसके बाद बात कीजिए पेप्सिन की। तो प्रोटीन को ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का कार्य ही किसका है? पेप्सिन का। पेप्सिन, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात की जाए लाइपेज की। लाइपेज का भी सेम वर्क है। यह प्रोटीन एवं फैट का डाइजेशन करता है। ठीक, लाइपेज क्या करता है? हमारा प्रोटीन एवं फैट का डाइजेशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एवं फैट का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम क्या है? प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन भी लाइपेज एंजाइम करता है।
फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट में रेनिन की। दिख रहा है ये, जस्ट अ मिनट। अगर हम लोग फाइनल रेनिन की बात करें तो रेनिन जो है पहले होता है ये प्रोरेनिन ये HCl से रिएक्शन करके ये बनाता है रेनिन, और रेनिन फिर से HCl से रिएक्शन करके केसिन बनाता है, केसिन। और केसिन के बाद जब इसका HCl से फाइनल रिएक्शन होता है तो यह कैसिनेट में चेंज हो जाता है, कैसिनेट में चेंज हो जाता है। क्या मतलब वो इसका? मैंने बात की कि गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, लाइपेज और रेनिन एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक, अब HCl का वर्क समझ में आया कि ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। एमाइलेज का वर्क समझ में आपको, एमाइलेज फैट का डाइजेशन करता है हमारी बॉडी में, फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में एमाइलेज एंजाइम करता है। साथ में पेप्सिन का वर्क समझ में आया कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में, देखिए प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बना ही होता है, तो प्रोटीन छोटे छोटे खंडों के रूप में एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक, ये क्या है? एमिनो एसिड का पॉलीमर है ना। अब इसके बाद बात की जाए लाइपेज की, तो लाइपेज का वर्क समझ में आया कि प्रोटीन, फैट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ये हमारा लाइपेज एंजाइम करता है। साथ में अगर हम बात करें प्रोरेनिन का वर्क, तो प्रोरेनिन क्या करता है? HCl से रिएक्शन करके, HCl से रिएक्शन करेगा तो ये रेनिन में चेंज होगा, ये फिर क्या करेगा? ये रेनिन HCl से रिएक्शन करके केसिन में चेंज होगा, और वो कैसिन फिर से HCl से रिएक्शन करके पैराकैसिनेट में चेंज हो जाएगा या कैसिनेट में चेंज हो जाएगा। अब फिर पूछा जाएगा कि दूध के प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है हमारे स्टमक में, तो दूध के प्रोटीन का पाचन यही है हमारा रेनिन, क्योंकि केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है हमारे मिल्क में, और मिल्क में केसिन का पाचन ही कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब यकृत की बात की जाए, लिवर। ठीक, लिवर की बात की जाए अगर, तो लिवर आपको देखने में कुछ ऐसा लगेगा। देखिए, दो लोग दिख रहे हैं आपको, अब स्पष्ट तौर पे यहां पर दो लोग देख सकते हैं ना। तो अब याद रहे आपको कि जो हमारा लीवर है वह दो लोब का बना हुआ है, लेफ्ट लोब और राइट लोब। ठीक, और यह जिस यूनिट सेल से बना होता है, जिस सेल से बना होता है उसे बोलते हैं हिपैटो सेल्स। जिस सेल के थ्रू बना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिपैटो सेल्स। और एक बात, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग लिवर की स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिवर, दैट इज कॉल्ड हिपैटोलॉजी। तो हिपैटोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सेल्स है जिसके थ्रू ये लिवर बना होता है उसे आप बोलते हैं हिपैटोसेल्स, और हिपैटोसेल्स से ही बन जाता है हमारा हिपैटोलॉजी। इसलिए बेसिक की बात आपको समझ में आई, हिपैटोलॉजी की समझ में आई बात। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम लोग जिस ब्रांच के अंतर्गत टीथ का अध्ययन करते हैं उसको ओडोंटोलॉजी बोला जाता है ना, वहां पर उसको क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। ये हम लोग टीथ में हमने बात की थी। अब हिपैटोलॉजी को समझ में आया। लीवर की बात की गई, लीवर टू पार्ट्स का में डिवाइड होता है आपका, एक तो होता है लेफ्ट लोब, दूसरा होता है राइट लोब। अब ये तो हम दोनों लोग हमको दिखते नहीं है, उसका रीजन ये है कि इस लोब के ऊपर आपको एक गाल ब्लैडर दिखाई देता है। इस तरह से एक गाल ब्लैडर प्रेजेंट आपको दिखाई पड़ता है, और इस गाल ब्लैडर की ऊपर से उपस्थिति होने के कारण ये हमको दो लोब के रूप में दिखाई देता नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई। ठीक, ये हो गया आपका गाल ब्लैडर, और यही गाल ब्लैडर से स्टमक जो है आपका इस तरह से जुड़ा होता है ना, स्टमक। ठीक, एक बात और, स्टमक में फूड तो आता है पर लीवर में कभी फूड नहीं जाता, क्योंकि ग्लैंड्स में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कभी भी फूड नहीं जाते। क्लियर? यहां से
लीवर का वर्क ही क्या है? बाइल जूस को सेक्रेट करना, बाइल जूस का प्रोडक्शन करना, बाइल जूस जिसे आपको पित्तरस बोलते हैं ना, पित्तरस या बाइल जूस। तो बाइल जूस का सेक्रेशन करना किसका कार्य है? सेक्रेशन है या प्रोडक्शन कर सकते हैं? प्रोडक्शन करना किसका कार्य है? लीवर का। लीवर का कार्य ही है क्या कि यह बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। वही बाइल जूस आपका स्टोर कहां होता है? गाल ब्लैडर में। ये आपका गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर, और इसी गाल ब्लैडर में बाइल जूस क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक, तो सिंपल है बिल्कुल। हमने बात की लीवर का वर्क क्या है? बाइल जूस का सेक्रेशन करना। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? लीवर के गाल ब्लैडर में होता है। और हमने बात की कि जो आपका लीवर है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। जिस सेल के थ्रू ये बना हुआ है उसे आप लोग बोलते हैं हिपैटोसेल्स, और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसे हिपैटोलॉजी कहा जाता है। आगे बाइल जूस की बात की गई। सबसे लार्जेस्ट ही ग्लैंड है हमारा, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी लिख सकते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर आपका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो वेट है वेट जो है वह 1.2 से 1.4 केजी फीमेल्स के अंदर है, और 1.4 से 1.8 केजी मेल्स के अंदर है। ठीक, कलर इसका पूछा जाए तो कलर इसका चॉकलेटी है, चॉकलेटी कलर का है ये। ठीक, ब्राउन कलर कह सकते हैं आप, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन कलर का 1.2 से 1.4 केजी का फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और 1.4 से 1.8 केजी का मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हम लोग बात किसके आधार पर करते हैं? एडल्ट के आधार पर, बच्चों के अंदर बात की जाएगी। एक बात और, आरबीसी हमारी बॉडी में सेक्रेट होता है, बनता है, और अभी तक हम समझते हैं कि आरबीसी जो बनता है हमारी बॉडी में वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है ना। बोन मैरो में हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। पर जब बच्चा केवल 8 महीने का होता है, अर्थात 8 महीने नहीं, 8 सप्ताह का, अर्थात 2 महीने का ना, जब बच्चा 2 महीने का होता है अर्थात 8 सप्ताह का होता है, तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसके लीवर में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके लीवर में फॉर्मेशन होता है इसका। इसके बाद आरबीसी के जो स्पैन है, लाइफ स्पैन, वह है 120 डेज, 120 दिन का लाइफ स्पैन है उसका। वो एक जीवन काल उसका 120 दिन का है। तो 120 दिन के बाद वो जब खत्म होता है तो उसका जो भक्षण करता है वह या तो स्प्लीन करेगा, स्प्लीन मतलब प्लीहा, या फिर लीवर की सेल्स करेंगी। लीवर की सेल्स या तो उसका भक्षण करेंगी या फिर स्प्लीन के अंदर होता है उसका। ठीक, तो इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली किसकी? लीवर के विषय में। अब बाइल जूस में कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं और वहां डाइजेशन में किस प्रकार से योगदान देते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें बाइल जूस की, तो बाइल जूस में आपको मिलेगा मोस्टली वाटर, कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे, पिगमेंट्स जो कि कलर प्रोवाइड करेंगे। और कलर इसका कैसा होता है? ग्रीन येलो ना। बाइल जूस का जो कलर है वो ग्रीन येलो है। हमने बात की कि वाटर प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको कलर प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन और येलो। ठीक, इसके बाद यहां पर प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस प्लस लिपिड। और इसका वर्क भी थोड़ा बहुत है कि यह क्या करता है? भोजन के कार्बोहाइड्रेट और फैट को बिल्कुल हल्की मात्रा में डाइजेस्ट कर पाता है। तो वाटर, पिगमेंट्स, फॉस्फोलिपिड्स ये प्रेजेंट होता है हमारे बाइल जूस में। अच्छा, इसका पीएच वैल्यू जो है नियरली 7.4 होता है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा 7 to 8 के बीच में। तो 7.4 आप नॉर्मली मान चलिए, और 7.4 का मतलब ये होगा कि ये कैसा हो जाएगा? एल्कालाइन में। ये बाइल जूस होता है वो एल्कालाइन होता है। तो इतनी बातें हो गई हमारी बाइल जूस के विषय में। नेक्स्ट की बात की जाए अगर, तो आ जाता है हमारा पैनक्रियाज की बात कीजिए। तो पैनक्रियाज हमारा प्रेजेंट कहां पर है? यह भी लीवर था।
ये आपका क्या हो गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक जूस का ही वर्क क्या है, इसमें 3 मेजर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रमुख एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और यह भी एक ग्लैंड है, तो यहाँ पर किसी भी भोजन के पदार्थ का पाचन तो होंगे नहीं। इसके जूस में जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करेगा तो वहां पर जो भोजन में सहायक होंगे वो लीवर और पैनक्रियाज के जूस से सेक्रेट होने वाले एंजाइम्स करेंगे। क्लियर, अब समझिए यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है आपका एमाइलोप्सिन, और क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है स्टीएप्सिन। समझिएगा, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और स्टीएप्सिन। एमाइलोप्सिन का वर्क क्या है, यह स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। स्टार्च को माल्टोज में चेंज करने का वर्क इसका है, एमाइलोप्सिन का। सेकेंड अगर बात करें हम लोग इस ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, एमिनो एसिड में, और पेप्टोन को भी एमिनो एसिड में चेंज करने का कार्य किसका है, प्रोटीन और पेप्टोन को एमिनो एसिड में चेंज करने का कार्य आपका ट्रिप्सिन का है। पहले प्रोटीन जो है पेप्टोन में चेंज हो जाएगा, पेप्टोन जो है फिर एमिनो एसिड में चेंज हो जाएगा। लास्ट में अगर हम बात करें स्टीएप्सिन की, ये स्टीएप्सिन अलग से लिख रहा हूं यहाँ से ना। स्टीएप्सिन का वर्क क्या है, यह फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है, स्टीएप्सिन करता है। तो यहाँ पर 3 मेजर हमने बताया आपको कि 3 मेजर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन और स्टीएप्सिन। एमाइलोप्सिन का वर्क क्या है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। ट्रिप्सिन का वर्क क्या है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना, सॉरी प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन को एमिनो एसिड में चेंज करना। और लास्ट में हम बात करें स्टीएप्सिन की, स्टीएप्सिन का वर्क क्या है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करना। अब इसके बाद की बात की जाए, यहां पर एक बहुत ही प्रमुख हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंसुलिन का वर्क क्या है कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। हमारी बॉडी में जब हम लोगों ने भोजन किया तो ग्लूकोज सेक्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाकर के धीरे धीरे क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज होता है, फिर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब समझिए जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ग्लूकोज की मात्रा तो उसे हम लोग कहेंगे कि इस व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति के ब्लड में इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी ग्लूकोज की, उसे हम कहेंगे इसको शुगर या मधुमेह की बीमारी हो गई है। हुई कब, जब इंसुलिन की कमी हुई, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। अगर ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो ग्लूकोज जैसे का तैसा बना रहेगा हमारे ब्लड में। तो जिस व्यक्ति को मधुमेह या शुगर हो जाता है तो उसे एक इंजेक्शन कंटिन्यू लगाना पड़ता है, और वो इंजेक्शन ही होता है हमारा इंसुलिन का। इंसुलिन जब उसको लगा दिया जाता है तो उसके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी होती है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है, फिर वो कुछ टाइम तक सही रहता है। समझ में आपको। तो वह इंसुलिन भी कहां से स्रावित होता है, हमारे पैनक्रियाज से। चलिए पैनक्रियाज तक की बातें आज हुई, पैनक्रियाज से रिलेटेड कुछ बातें और फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स का एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी से। ये सारी बातें हम लोग डाइजेशन का जो लास्ट वीडियो लेक्चर आ रहा है उसमें सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, और लाइक करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।